बताओ बेटा, तुम बताओ, तुम 12 किलोमीटर दूर से हो, जो मैंने तुमको समझाया इसमें क्या नहीं समझ? और तुमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, बोर्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा आवाज़ में दम पैदा करना पड़ेगा। कैसे अधिकारी बनोगी? मान लो कहीं एसपी बन गई तो वैसे बनोगी? एसपी मतलब कि दहाड़ तो लोग डर जाए, बात क्या समझ भाई? वो अच्छे गुण, मतलब शक्तिशाली वाला गुण पैदा करो, कमजोर नहीं। तो ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है। अब ये जो तुमको मैंने बताया, तुमको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कौन सा सर? क्वेश्चन जैसे कि भारत में कि भारतीयों की पराजय के कारण का जो अगर हम मूल सिद्धांत देखें तो देखेंगे कि वो सामंतवादी थे, और उनके जीत का अगर देखेंगे क्या कारण होता है, देखेंगे एकता व्यवस्था स्टैब्लिश तभी हुआ। अब इसी को आपसे कह दिया जाए कि इसको व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या करना पड़ेगा 40 लाइन में, 25 लाइन में, 200 शब्दों में व्याख्या। तो अच्छे वोकैबुलरी होनी चाहिए और इसको आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया आपका सवाल का जवाब। आप समझा ले जाइए ना। मैं जो आपको ये 10 मिनट का लेक्चर नहीं दिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तब तो ये चलेगा लंबे समय तक, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हुआ तो पतन हो जाएगा किसी भी सरकार। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए देखो वर्तमान समय में किसी की सुनी नहीं जाती है, वो सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया कि आप जनता के लिए काम। तो जो लोकल के नेता हैं वो अपना काम करने लग जाएंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। तो सरकार नहीं जा रही ना, जनता खुश है। जनता जिस दिन नाराज हो गई तो नाराज किससे हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज, तो वो उस पार्टी को वोट नहीं करेगी। तो आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो कल जो मैंने बताया कि देखिए कैसे केंद्र बना, केंद्र में किस तरह से राजा सबसे ऊपर है, फिर डिपार्टमेंट से 4, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने बताया, फिर प्रांत बताया, फिर उसके नीचे सिख बताया, और सिख के नीचे क्या बताया मैंने? परगना बताया, परगना के नीचे ग्राम, फिर सारे अधिकारियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसको आपको नोट कर लेना है। अभी इसको मैंने जैसे बताया, नोट भी करा दिया। आप इसको आप खुद बैठ के होमवर्क कीजिए एक बार घर पे, तब वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि 4 दिन में सत्संग पीरियड नहीं सकता, हमको बताते हो कि हमको इसको मुझे पढ़ाने अगर हो और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो 6 महीना, ठीक है। लेकिन इतना जो है ये तुम्हारा एक सिस्टम तुम्हारा तैयार हो जाएगा तो तुमको अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है। अब तुमको यहाँ पे फैक्ट नहीं पूछने जाएंगे एग्जाम देने जाओ, 2-4 फैक्ट जो मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए, फैक्ट पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट करो तो अपने मन से तुमको लिखना है, उत्तर तुमको अपने मन से लिखना है। वो जमाना गया कि आप कक्षा 12 पास हुए थे, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो सर जो आंसर दिखा देते हैं वही बच्चे जब लिख के आते हैं 2 नंबर, वो अब आगे वो सब नहीं चलेगा। वहाँ तुम्हारे दिमाग का टेस्ट है, तुम क्या लिखो, ठीक है। लिखना तुमको खुद, तुम कितने अपने शब्द भंडार को बढ़ा लो, कितना अच्छा अपने शब्दकोश को बढ़ा लो कि अच्छे कि एक शब्द को लिख दो तो उसको एक्सप्लेन करने में 4 लाइन लिखना पड़े, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। तो आज तो चलिए प्रशासन हो गया था। प्रशासन में एक विभाग है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, उसको बता दें, कुछ नौकरी के सवाल को तो कहते कई विभाग बताए थे ना, स्थानीय विभाग तक पहुँचा दिए, कई स्थानीय प्रशासन तो कोई विभाग वो तो ठीक, एक विभाग है अलाउद्दीन के लिए दीवानी पुस्तक राज बनाया, इसको नोट कीजिए। जहाँ आपने अन्य विभाग लिखा था ना, अन्य विभाग में एक विभाग का नाम लिखिएगा दीवानी पुस्तक राज, दीवान के पुस्तक राज। हेडिंग में ये विभाग है जो जैसे दीवान किसी को समझा रहे हैं तक पुस्तक राज, ये राजस्व विभाग एक अलग से विभाग। जैसे कि मैंने तुमको बताया, हाँ,
मैंने बताया कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो छोटा है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही ये राज्य तुरंत नहीं पैदा होगा। तो राज्य बना, फिर राज्य इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, जैसे जैसे समस्याएं आती जाती हैं वैसे वैसे उसमें सुधार होते जाते हैं। तो प्रशासन में भी ऐसा नहीं कि अब जब हम कुतुबुद्दीन का पढ़ेंगे तो राज्य छोटा, लेकिन मोहम्मद तुगलक का पढ़ेंगे तो राज्य बड़ा। भाई अभी आपने देखा 23 प्रांत थे उस समय, और कुतुबुद्दीन का इल्तुतमिश का छोटा, परवन का उससे बड़ा हुआ, लेकिन ठीक है तो धीरे धीरे बड़ा हुआ धीरे। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो समस्या थी वो तो सबसे बड़ी समस्या थी मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की रक्षा करना। मैंने बताया कि लगातार 6 बार, और उसके लिए उसको सेना चाहिए, और सेना चाहिए तो सेना की खर्च चाहिए था, उसको नगर वेतन देना, सेंट्रल आर्मी का पैसा आएगा कहाँ से, इसलिए उसने दीवानी मुस्तक कि कहीं कोई बेईमानी ना होने पाए। ये पूरा ग्राम प्रशासन से लेकर और ऊपर तक कितना पैसा का कलेक्शन होता है उसका हिसाब किताब एक अलग से, राजस्व टैक्स कलेक्शन का, कर संग्रह का पूरा हिसाब किताब है। और इसके अलावा कि कोई बेईमानी ना करे इसलिए पनिशमेंट भी बहुत कठोर व्यवस्था कर रखी। जितने अगर कोई बेईमानी करता था तुरंत उस पद से हटा देता, और बहुत से हिंदुओं को उसने हटाया। खुद मुकद्दम और चौधरी जितने मैक्सिमम पद होते थे टैक्स कलेक्शन के, तो उसमें मैक्सिमम हिंदू अपॉइंट थे, उनको हटा दिया। और बाद में लिखा हुआ कि हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनकी घर की औरतों को अमीरों के घर में जाकर बर्तन डालना इस पीरियड में। और अपॉइंट किसको किया उसने? मुसलमानों को उस पद पर अपॉइंट अलाउद्दीन। तो मैसेज देना था कि कोई बेईमानी करेगा तो उसको हम हटा देंगे। जो चौधरी जो सुनती, चौधरी मतलब क्या था? टैक्स कलेक्टर थे। उनका काम था कि टैक्स कलेक्ट करके और ऊपर अपने परगना में पहुँचाना, और परगना सिख में और सिख प्रांत में, और प्रांत से सेंट्रल पहुँच जाए। ठीक है, तो अब वो जाति बन गई। अब तो चौधरी लगा तो जाति बन गई। ऐसे जब महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पद थे, पद का नाम था, और जिस पद पर जो काम कर रहा था वही उसकी जात बन। जैसे मजूमदार का नाम सुनते हैं, जैसे कुलकर्णी का नाम सुनते हैं, ये सब पद थे टैक्स कलेक्टर के। और जो लोग उस पद पर अपॉइंट होते थे वही कहें जैसे साहब हैं, वो साहब है, वो साहब, वो उन्हीं का नाम पड़ गया। कुलकर्णी साहब, कुलकर्णी साहब, मजूमदार साहब, मजूमदार साहब, ऐसे चौधरी साहब पड़ गए। ठीक है, तो ये प्रशासन है। अब हम पढ़ेंगे आज ये मुस्तक राज, ये पूछता है मुस्तक राज। हाँ, तुम क्या चुका जी? सब शुरू कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, आप स्थानीय प्रशासन में क्या बताया था कि प्रांतों को विभाजन जो है सिखवाया जिलों में, बस इतना ही है ना? यहाँ आमिल 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 ब्रेकर में परगने का मुख्य अधिकारी। परगने का मुख्य अधिकारी बताओ। अभी भी परगना होता है क्या? जो कई गांव को मिलाकर परगना, ब्लॉक कहते हैं, उसको परगना कहते हैं। अभी भी परगना के नीचे गांव होता है। खतौनी में लिखा रहा, खतौनी वाले में आता है अभी परगना। हाँ, जैसे सबसे बड़ा हो गया केंद्र, केंद्र के नीचे हो गया प्रांत, प्रांत फिर बटेगा किसमें? सिख में। सिख के नीचे की इकाई क्या होगी? परगना होगी। परगना के नीचे की इकाई क्या होगी? गांव। आज क्या है? आज वर्तमान, ये तो चलो उस समय का सिस्टम। आज क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, अब इसके भी नीचे की इकाई क्या है? मंडल। कितने मंडल हैं? 18 मंडल है। अब हर मंडल में क्या है? जिले। किसी में 3 जिले, किसी में 4 जिले, किसी में 5 जिले। जैसे बस्ती मंडल में कितने जिले? 3 जिले। देवी पाटन मंडल में 4 जिले हैं। ठीक है, इस तरह से 75 जिलों को बांटा गया। ठीक है, अब जिला के नीचे कौन सी इकाई है? तहसील। जिले में भी तहसील बना दिए गए। तहसील के नीचे की कौन सी इकाई है? ब्लॉक। और ब्लॉक के नीचे
जाओ। आगे ना ये सिस्टम है प्रशासन, और हर जगह सरकार ने अपने अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं, कर रहे ना कि सरकार ब्लॉक है तो अगर जनता से देखो तो ब्लॉक प्रमुख है, इधर से देख लो तो BDO है जो परीक्षा पास करके कोई किसी भी ओपन फॉर ऑल है, अपॉइंट है ना। लेकिन अब है परीक्षा पास करके जाएगा, और तब क्या था, अपॉइंटमेंट होता, सीधे राजा के पास, राजा जिसको चाहता था उसको अपॉइंट कर देता। लेकिन आज ये सिस्टम नंबर 1 में नहीं है, नंबर 2 का नहीं कहा, चाचा भतीजावाद तो बहुत चलता है, नहीं चलता। लेकिन अब जब से कंपटीशन का दौर आया तब से अगर आप 100 में से 90 सवाल सही कराएंगे तो कौन आपको निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए आप योग्यता पर पढ़ो, अगर स्किल है तो आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा। तो ये अंतर है। आज का प्रशासन देखिए, आप समझ रहे बच्चे, आज का प्रशासन देखा, प्रशासन का डेवलपमेंट है। और ये आज से अगर हम 1500 तो आज से 1200 पढ़ रहे हैं, 1200 से 1500 के बीच में, तो आज से करीब 600-700 साल पहले का ही प्रशासन, ठीक है। तो 600-700 पहले इस तरह से टैक्स कलेक्शन होता था, और आज अब इस तरह से टैक्स कलेक्शन। ये आमिल जो है ये क्या करते हैं? ये आमिल का जो काम था, ये परगने का मुख्य अधिकारी था। इसके अलावा दूसरा अधिकारी था, उसको बोलते थे मुशरिफ, मुशरिफ मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला, लगान को निश्चित करने वाला बाबा बनते की नियुक्ति की जाती है परगने में। और परगने में 2 अधिकारी, एक आमिल और एक मुशरिफ। सर अलग अलग शासकों में जो लगान की दर थी वो अलग अलग थी ना? शरीयत के हिसाब से यस, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। शरीयत के हिसाब से 50% तक आप लगान वसूल कर सकते हैं। तो अब शासक को जिस हिसाब से नीड हुआ उस हिसाब से उसने टैक्स लगाया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इन लोगों ने 1/5, 1/2 उन्होंने टैक्स वसूल किया। वहीं जलालुद्दीन खिलजी की बात कहते हैं तो उन्होंने 1/10 कहा कि आपको वसूलना है तो धीरे धीरे वसूलिए, 1/10 फिर 1/11 इस तरह से वसूलिए। उनका ये कहना था कि जलालुद्दीन खिलजी का कि किसी व्यक्ति से इतना टैक्स ना वसूल कर दो कि वो विद्रोही बन जाए। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसका कारण क्या था कि आदमी 100 रुपये कमाता था तो 55 रुपया सरकार टैक्स लेती, तो वो मेहनत करता था और कमाया और 55 रुपये सरकार, जो बचा कितना 45 रुपया। सब इकट्ठा हुआ, सरकार को उठा के पटक दी कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो कहता था कि एक अभी और सुनेंगे, शेरशाह सूरी का एक कोटेशन है आगे चलकर कि कर का निर्धारण करते समय आप उदार रहिए और वसूलते समय कठोर, वसूलते समय कठोर। अब देख कर का निर्धारण कैसे होता था वही पढ़ रहे हैं, तो टैक्स का निर्धारण कैसे होता है। तो इसकी शुरुआत अगर की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो कहते, उसको कहते क्या है, इसको नोट करते हैं, उसको कहते हैं मसाहत, मसाहत का मसाहत को बोलते हैं कि उसने जमीनों की पैमाइश करवाई। पैमाइश समझ रहे हैं? पैमाइश का मतलब नाप करवाई, और नाप कराने के बाद और सबसे छोटी जो इकाई रखी बिस्वा रखी, बिस्वा से जो बड़ी इकाई होती है बीघा होती है, इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो था वही उसी में जो है अलाउद्दीन मसाहत, तो उसने पैमाइश कराई। और पैमाइश क्यों कराई? क्योंकि उसको सही टैक्स चाहिए, जैसे अनुमान के आधार पर टैक्स वसूलना और मेजरमेंट कर लेना कि इतने में इतना प्रोडक्शन होगा, इसका 50% हमको टैक्स चाहिए। तो उसको ये पता रहेगा कि हमने पूरा मेजरमेंट कराया अपने पूरे एरिया का। आप जान लीजिए, आप लोग गूगल मैप भी इस्तेमाल करते होंगे, पूरा अर्थ जो है वो नापा हुआ है। गूगल ने सैटेलाइट के थ्रू पूरे अर्थ, आपको यहाँ से जाना अपने घर तो आप डालिए अपने घर का पता और कॉलेज का, आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर दूर आपका, यानी कि पूरे अर्थ को नाप हुआ और शॉर्टेस्ट रूट बताएगा कि किस शॉर्टेस्ट रूट से आप जाइए कि अपने घर पहुँच जाइए, नापा। तो अब सरकार पूरा बस्ती जो देख रही हो, तो जिला अधिकारी इसके पूरे बस्ती का एक मैप होगा
और 1-1 इंच जमीन नपी हुई। किससे नापते हैं? कभी सुना है किसी घर में है कोई? वो सर वो होता है उसको जरीब बोलते हैं। जरीब। जरीब। अब जरीब देखो, जरीब की शुरुआत अकबर ने की थी। वो शुरुआत हुआ था यहाँ से। अब फिरोज तुगलक ने भी नपाई शुरुआत की थी। वो अंगुल का कुछ डिफरेंस है, लेकिन अब मेन अकबर के समय में हुआ था। तो क्या जमीन, अच्छा बस्ती का देख रहे हैं, बस्ती का पूरा बस्ती का जो एरिया है, मैप देखेंगे पूरा नपा हुआ कि किस आदमी की कितनी ज़मीन है, ये नपी हुई और उसका नक्शा बना हुआ पूरे एरिया। और यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये तुरंत बनाया क्या? ये कोई बेस होगा ना, उसके आधार पे काम है। सरकार पूरा नापती है, सरकार अपना निशान लगाती है कि ये मेजरमेंट है। अब जिसका आएगा वहीं से नापा जाएगा तो सबका क्लियर होता चला जाएगा। तो एक ही चीज़ नापा हुआ। आपको लगता है ना, जब आप अभी आओ थोड़ा जब एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेंगे, एक पूरा नक्शा बना हुआ है, सब डीएम के यहाँ रखा है, इतने पूरे क्षेत्र का और सारे एरिया नपा हुआ। किसका कौन है वो सब, पहले सब काम मैनुअल होता तो बेईमानी हो जाती थी, गरीब हमेशा सताए जाते थे। और अब सब किस पे हो गया? कंप्यूटर पे हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो अब बहुत लोग जानते हैं उसमें गलत काम नहीं कर सकते। पहले नाम काट के नाम लिख देते तो इतना पावर होता कि हमारी ज़मीन है और इनकी हो गई। अभी आज से करीब 30-35 साल का, लेकिन जब से इंटरनेट और कंप्यूटर आ गया तब से देखिए प्रशासन में तो परिवर्तन आया नहीं आया। अब उस समय कितना पावरफुल था वो आदमी जो किसी का नाम काट के किसी का नाम लिख देता था, और आज उसकी पावर तो कम हुई है। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार क्या कर रही है देखो, इसी को समझो। एक को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन और एक को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सरकार पावर का सेंट्रलाइज कर रहा है कि जिसको हम अपॉइंट करें वो बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति का दुरुपयोग, उसको इतना शक्ति ही ना दो कि वो दुरुपयोग कर पाए। अब और जब तक दुरुपयोग होता रहा तब तक लोग परेशान होते रहे। तो अब अगर इसको समझना है ना, तो सच अब जो इंटरनेट बहुत कुछ खत्म करने वाला है। अभी 10 साल बीतने तो 15 साल बहुत कुछ करप्शन खत्म कर देगा। वो इंसान गड़बड़ है ना, इंसान, लेकिन मशीन हो सकता गड़बड़ ना कर। तो अब हैं सर, अब तो पैसा दे रहे खत्म हो जाएगी और मोबाइल से गूगल पे। हाँ, अब उसी की वजह से लड़ाई है, पैसे की वजह से। और उस सारा डिजिटल मनी का इस्तेमाल करना है। अब सोचो उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी लाई थी, टेंडर मनी बोलते हैं उसको। ये जो नोट हम लोग यूज़ करते हैं टेंडर मनी है। नोट सरकार जब गारंटी लेती है तब उसका मतलब है, ना ले गारंटी तो कागज का टुकड़ा, कोई मतलब नहीं। ठीक है। और ये भी जान लो कि अगर अभी कुछ बच्चे होंगे, मेरे बेटी पूछती है ये बताइए इतने गरीब है तो नोट क्यों नहीं छाप देती, सबके पास नोट हो जाएगा, सब अमीर हो जाएगा। अब जो लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, सही है? नहीं, महंगाई बढ़ जाएगी, सबके पास पैसा हो जाएगा तो काम कौन करेगा? तो ये व्यवस्था है। उससे छोटी का क्या होता है? ये क्या है? व्यवस्था है। नहीं एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा है तो उसको समझिए। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ये सब कुछ है। अभी सर क्या ऐसे पैसा किसी को अलाउद्दीन खिलजी नहीं का मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था है, सरकार कभी चलेगी, सिस्टम बताया ना चलेगा। क्या हुआ जी? सर, जो आप अभी सबसे छोटी इकाई बताया है अलाउद्दीन खिलजी की बिस्वा, बिस्वा अभी भी बिस्वा है। अभी भी अब बिस्वा है। अब कहते हैं कि 20 बिस्वा मिला लीजिए तो 1 बीघा हो जाएगा। 1 बीघा। अब किसी से पूछो, किसी के पास जमीन है? जी है। कितना बीघा जमीन है? इसको बोलते कितना बीघा जमीन? उसमें सर दूसरा लिखा रहता है, मतलब कुछ कच्चे और पक्के भी होता है सर। किसी को पता है कितना बीघा जमीन किसके पास है? किसको? जल्दी बोलो। 15 बीघा। तो बोलिए 15 बीघा जमीन है। अब 1 बीघा, अब अगर 5 बीघा को मिला तो वो बोलते हैं एकड़, 1 एकड़। और 12.5 बीघा मतलब 1 हेक्टेयर। अब इसी हिसाब से कहते मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन का मतलब 50 बीघा होगा। 50 बीघा। अब मेजरमेंट कैसे होता है? ये तो इकाई होगी। अब मेजरमेंट होता है कि 1 बिस्वा में कितना स्क्वायर फीट होता है। 1 बीघा एक बिस्वा में कितना स्क्वायर फीट होता है? अब यहाँ पे 1360 होता है, बस्ती में 1365 होता है। 1 बीघे में 1360 होता है। 1 बीघे में 1 बिस्वा में, यहाँ बस्ती में मैं बता रहा हूँ। और हमारे बलरामपुर में 435 स्क्वायर फीट होता है। देखिए अब डिफरेंस देख लीजिए।
तो हमारे यहाँ का बीघा छोटा होता है और बस्ती का बीघा बड़ा हो जाएगा नहीं, 1300 का और 20। अब इसको नोट कर लो, ये काम आएगा तुम्हारे। ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रशासन है जमीन का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेजरमेंट कराया लैंड्स का, और मेजरमेंट करने के बाद 1/2 उसका फिक्स कर दिया, और जितने अधिकारियों को अपॉइंट किया उनको बोला कितना देना है, नहीं दोगे तो हटो, और हटा भी दिया। और उस जो नीचे ग्राम के स्तर पर जो अधिकारी अपॉइंट थे, मैक्सिमम वो अधिकारी कौन से वर्ग से आते थे, हिंदू वर्ग से, और उन सबको हटा दिया और सब मुस्लिम वर्ग के लोगों को उसने अपॉइंट किया लागू किया। और जो टैक्स कलेक्शन गया तो उसकी आर्मी तब वहाँ पर खड़ी हो गई, और तब उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को विजिट किया, जीता उसने। मतलब साम्राज्य विस्तार का काम जिसने किया, उसने जालौर को जीता, उसने रणथंभौर को जीता, उसने चित्तौड़ को जीता। उत्तर भारत में ही तो है, उत्तर पश्चिम भारत में। तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो विस्तार कैसे करेगा? जब उसके पास आर्मी होगी, उसके पास सेना होगी, और सेना कब होगी? जब उसको वो पेमेंट करेगा, अंडरस्टैंड, और राज्य की सुरक्षा करेगा। तो अभी तक तो नहीं था। जैसे आप बलबन को पढ़ेंगे, और वही तो कहते हैं डीप स्टडी की बात। बलबन ने अपने विस्तार का काम नहीं किया, राज्य विस्तार। उसने कहा कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। उसने कहा जितना राज्य पहला हम इसी को मजबूत करें। बलबन ने कोई विस्तार नहीं किया। लेकिन बलबन के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी का, बलबन तो 87 में मर गया, और ये आए हैं 1296 में, 1296 में ना कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, 96 से 16 ये लोग कुर्सी रखाने कहते हैं, रखाई भी नहीं। क्या पानी है क्या? एक बोतल दीजिए जरा। एक तो गर्मी बहुत है, और आज हम कई एक्चुअली 2 क्लास सुबह ही 3 क्लास पढ़ा कॉलेज में, और मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो आपको भी यहाँ पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते सर ये? अच्छा सर, मैं भी 2 साल पहले ही मतलब पढ़ के गया हूँ यहाँ से ना, कहीं से। तो अभी हमको 2 साल यहाँ है, तो मैं नहीं देखा। 2022। तो 2022 में मैं गया। तो ये अब समझ लीजिए। तो अब जैसे कि जब किसी की भी आर्मी रीच होगी, तो उसके मतलब कि टैक्स जनता से वसूला जाएगा, तभी सरकार अच्छा काम कर पाएगी। ये जानना चाहिए। इसका निचोड़ ये है कि अगर टैक्स, लेकिन आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो जनता क्या करेगी? विद्रोह कर देगी। मतलब सब निर्धारण करते समय उदार रही है, कठोर वसूलते समय कठोर। इस बात का हर सरकार, हर राजा इस बात का ध्यान रखेगा। जो ध्यान नहीं रखेगा तो सरकार के खिलाफ क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। वो आज तक ये परिपाटी चली आ रही है, आज तक ये परिपाटी चली आ रही है। तो ये हो गया आपका, कहाँ पर पहुँचते हैं? स्थानीय प्रशासन। अब सबसे नीचे है ग्राम प्रशासन। सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, जहां पर खूत या मुकद्दम, वही तो, वो जो गांव का मुखिया, वही मुकद्दम मतलब मुखिया, या चौधरी नामक पैतृक अधिकारी नियुक्त थे। इसको ब्रैकेट में जमींदार लिख लीजिएगा। चौधरी को ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा? जमींदार। अब तुमको लैंड के बारे में बताते हैं। 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है हमेशा कि जमीन जो थी एक खालसा भूमि थी, ये जो किसानों के पास रहती थी। जैसे मान लो सरकार है, तो सरकार के अपने भी खर्चे होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे, और एक खर्चा होगा जनता के लिए। तो जनता के लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ से इनकम आएगी? वो टैक्स के थ्रू आएगी, ठीक। और लेकिन उसके अपने खर्चे कैसे साटा होंगे? भाई कोई इंडस्ट्री तो लगती नहीं थी। टैक्स का पैसा जो होता है वो पैसा जनता क्या होता है? जनता के लिए होता है।
उस पैसे को सरकार अपने लिए यूज नहीं कर सकती। तो सरकार ने यहाँ पर सरकार अपने यूज के लिए वो उस जो लैंड होती थी, लैंड ये कवर करते थे, उसको बोलते थे खालसा की। क्या बोलते थे? खालसा। अब लैंड का मालिक तो सरकार है और जो जमीन है वो किसानों की जमीन है। इसका मालिक कौन है? इक्तादार है। इक्तादार कौन अपॉइंट होगा? इक्तादार कौन अपॉइंट होगा? मिलिट्री में, सैनिक में। ये ध्यान रखिएगा। सैनिक का मतलब क्या होगा कि मान लो हमने जीता चित्तौड़, तो चित्तौड़ को हम अपना एकता बनाएंगे, तो चित्तौड़ की जो मिलिट्री पावर है उसको हम अपने अंडर में कर लेंगे और जो नागरिक अधिकार है वो वहाँ के लोगों को दे देंगे जिससे विद्रोह ना हो। और विद्रोह कब नहीं होगा? अगर विद्रोह तब होगा जब किसी के पास सैनिक शक्ति होगी, तभी तो विद्रोह करेगा। और जब सैनिक शक्ति नहीं होगी तो वो विद्रोह नहीं कर पाएगा। तो ये दिमाग में अंग्रेजों से पहले इन लोगों ने लगाया कि अगर किसी को जीत लो तो सैनिक उसकी जितनी सैनिक कैपेसिटी है उसको कैप्चर करो, ठीक, तो विद्रोह नहीं कर पाएगा। और जो सिविलियन मैटर है वो उनको सौंप। आगे चल के जब अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री में सहायक संधि वगैरह आपने पढ़ी होगी। तो सहायक संधि में क्या था कि रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को, और राजा बेचारे अपनी रक्षा की जिम्मेदारी दे दी अंग्रेजों को, बस वहीं से उनकी गुलामी शुरू हो गई। है कि नहीं सहायक संधि? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके सैनिक पावर को हमने अगर सीज कर लिया तो आप कमजोर हो गए। अब तुम अपने मामले में अपने अंदर तुम हो, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। सर खालसा भूमि किस प्रकार की भूमि थी? खालसा की भूमि तो डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में होती है, इसमें पब्लिक का कोई इंटरफेयर नहीं, सरकार इसमें अपना काम कराती थी और जो इनकम होती थी वो अपने रहती। जैसे आज भी बहुत सारे लैंड है जो सीधे से गवर्नमेंट के। अब देखिए लैंड की कीमत की, अब कौन से केंद्र सरकार की जमीन है आप देखिए। अब जैसे आपने बेचू का नाम सुना, कौन मालिक है उसका? योगी जी, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक है। आपने एम्स का सुना, कौन मालिक है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने सेंट्रल स्कूल देखा आपने, कौन मालिक है तो स्टेट में ना, लेकिन मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे सेंट्रल के बहुत से, आप रेलवे देख लीजिए, मालिक कौन है? सेंट्रल है कि नहीं? इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल के बहुत सारे लैंड होते हैं, जैसे बहुत सारे आप लोग कहते हैं ना विजिट कीजिए, एक बार कभी घर से बाहर तो निकलिए, घूमिए और ये सब रही नजर रखिए कि कौन किसका है, तो इससे भी बहुत सारे दिमाग आने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कहीं कोई प्रोडक्शन कर रहा है, रेशम का फॉर्म लगा हुआ है, तो आप पूछिए किसका, स्टेट का है कि सेंट्रल का है? तो आपको पता है बहुत सारे फॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत से फॉर्म है जो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्कूल भी ऐसे हैं, अस्पताल भी हैं, सब बटे हुए हैं कि कौन किसका मालिक सेंट्रल है और किसका मालिक स्टेट। तो यहाँ पर खालसा से जो इनकम होती थी, सरकार राजा के जो सुल्तान के परिवार वाले उनके बच्चे होते थे उनको वहाँ से जो इनकम होती थी वो उनको मिल जाती थी। वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि ये पैसा आया तो ये पैसा कहाँ जाएगा? सेना की सैलरी देनी है, अस्पताल बनवाना है, तनख्वाह देनी है और लोगों को, ठीक है। और कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो था नहीं उस समय, इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट हुआ नहीं था। जो भी इनकम होगी वो प्रोडक्शन कहाँ से होगी? जमीन से होगी, और उसी से इनकम जनरेट होगी, या फिर व्यापार होगा, व्यापार भी होता था। इसलिए एक थोड़ा सा व्यापार पे भी ध्यान रखिए, प्रशासन नहीं पढ़ा रहे हैं तो व्यापार में आप मान लीजिए दिल्ली ही बना सेंटर, और इसीलिए आप देखिए कि दिल्ली में कभी भी जब भी कोई मजबूत सरकार बनी तो उसका हमेशा से ये टारगेट रहा है कि इधर गुजरात को कैप्चर करे और इधर बंगाल। पूरे सरकार जब आप पढ़िए कभी पूरा वंश पढ़ेंगे, सुल्तान पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे मुगल पूरा पीरियड पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि आखिर इनकी फोकस गुजरात पे क्यों है और बंगाल। इसको जरूर जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहते हैं? कि सारा ट्रेड रूट है, बंगाल से सारा व्यापार होता है और इधर से गुजरात से सारा व्यापार। जितने आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को भी पढ़ेंगे तो उसका आक्रमण कहाँ पर है? गुजरात पर सबसे पहले।
1297-98 क्यों? और गुजरात से ही उसको कौन मिला था? वो मलिक मलिक का 1000 दिनारी, 1000 दिनार में उसको खरीदा था और वहीं से लेकर आया था दिल्ली और फिर उसको अपना वजीर बनाया था। वो कहीं नहीं गया था। अलाउद्दीन खिलजी किसी आक्रमण में नहीं गया था, नॉर्थ इंडिया को छोड़ दिया गया। दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कभी दिल्ली में रहता था। सारा काम कौन करता था? लेकिन नाम किसका लिया जाता है? किंग, सुल्तान का लिया जाता है। आज भारत में कोई भी घटना घटेगी तो नाम किसका लिया? अगर प्रदेश में घटेगी तो योगी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर भारत में कहीं घटी तो मोदी रिस्पॉन्सिबल। तो कोई भी कोई गलत काम नहीं। इसीलिए वो अपने सम्मान को तो प्रशासन को क्या रखते हैं? टाइट। अगर किसी डीएम ने गलती करी तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डीएम। अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? एसपी की। करते नहीं करते? क्योंकि उनकी बता, अब उनके नाम पे उनको वो मिलता है। तो ये रूट, ट्रेड रूट को देखेगा अभी पूरा। जैसे आप सल्तनत पढ़ी रहे ना सर, तो व्यापार से भी कर उनको बोलते। जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे 5% और जो हिंदू व्यापारी थे उनसे 10% सल्तनत में। क्योंकि सल्तनत पीरियड का ये था कि इसको दारुल हरब से दारुल इस्लाम में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको काफिरों के देश से इसको इस्लाम का देश बनाना, ये इनके दिमाग में था। लेकिन हाँ, इन्होंने शासन, ऐसे शासन जब तक यहाँ के लोगों को नहीं मिला है तब तक वो शासन, और यहाँ के लोग उनसे मिले अब तक उनको शासन करते रहे। ये बात भी हो सकती, बिना मिले शासन नहीं कर सकते। व्यापार में सर क्या क्या होता था इसमें? हाँ, व्यापार में बहुत अच्छा पूछा है। अब व्यापार में जैसे घोड़े का व्यापार होता था, वहाँ से घोड़े लेकर आते थे। अब घोड़े औरत कहाँ से मिले? घोड़े जब यहीं से आते थे। सोचिए कि कितनी अच्छी जहाज वगैरह कितने अच्छे रहे होंगे, जो घोड़े वहाँ से लाद कर अरब से और आगे ला के गुजरात से फिर यहाँ में दिल्ली होता था। वही रास्ता था उनका, क्योंकि ये रास्ता जो था उत्तर पश्चिम वाला, इस रास्ते से आए थे। यहाँ तक आते आते मंगोलों ने इसको कैप्चर कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि मंगोलों ने कैप्चर कर लिया तो मंगोलों ने ही खलीफा को मार दिया। ये 1258 में मैंने बताया था कि 1258 में जो अंतिम खलीफा था सिंह, उसको मंगोल हलाकू ने मारा। और उसके बाद जब अभी जब आपको तो दिल्ली शासन संस्कृत दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया ना कि कौन सा राज्य है, धार्मिक राज्य की, सैनिक राज्य की, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबके अपने अपने मत मैंने बताए उसको। तो उसमें आप ये जब वही पढ़ेंगे तभी कि भाई अगर वो धार्मिक राज्य होता तो जब खलीफा को मारा था, तो खलीफा तो सुल्तान का तो धर्मगुरु है, तो खलीफा का जब प्रतिनिधि भारत आ रहा है बलबन के समय में, तो बलबन को उसका वेलकम नहीं करना चाहिए। और बलबन ने उसका वेलकम किया, स्वागत किए। उस समय गुलरोज को ताकत, गुलरोज कहते हैं, गुलरोज का कैसे इस्तेमाल, गुलरोज का मतलब पटाखे। आप देखते हैं ना कि पटाखे तकते अभी भी लगाते हैं। तो मंगोलों को आया था उसमें, मंगोलों के प्रतिनिधि आए थे, हलाकू के ही प्रतिनिधि आए भारत में, और उनका यहाँ वेलकम किया गया था। बलबन ने वेलकम किया। तो हम कैसे कहते हैं कि धार्मिक राज्य था? अगर धार्मिक राज्य तो खलीफा को मारा था, तो खलीफा को जो मारा था तो उसके प्रतिनिधि आए थे तो उसको मारना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि राजनीति था, इसलिए हम नहीं कह सकते कि धार्मिक ही राज्य था। जैसा धार्मिक राज्य और क्या, अब उलेमा वर्ग अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है, लगातार दबाव बना रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ तक कहता है कि मैं ना रोज़ा रहता हूँ, ना मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये लोगों के लिए उलेमा जब बहुत ज़्यादा राज्य में इंटरफेयर करने की बात करता है, तो कहता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछा था किसने कहा, उसने कहा कि राज्य के लिए क्या उचित है क्या अनुचित, इसका निर्णय लेने का अधिकार मुझे है। आप काजी मुगिसुद्दीन नाम था उसका, कि आप मुझे एडवाइस मत कीजिए कि राज्य के लिए मुझे क्या करना है, यानी कि राज्य में धर्म का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। ये एक तो मैंने आपको, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको एक बताया था निजामुद्दीन जुनैदी वाला, इल्तुतमिश का मैंने बताया था। ये 3 एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे, आप कोई पूछे कि थे ये बताइए सल्तनत काल की धर्मनिरपेक्ष राज्य था कि धार्मिक राज्य था, और तीनों ये लिख दोगे तो तुमको सेटिस्फाई हो जाएगा कि हम धार्मिक राज्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि धर्म का इंटरफेरेंस, यानी कि धर्म का मतलब है कि उलेमा का इंटरफेरेंस, जो सुल्तान हैं वो नहीं चाहते हैं कि राज्य के अंदर उलेमा का इंटरफेरेंस हो। एक बार इंटरफेरेंस हुआ तो वजह सुल्ताना को मार दिया।
ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हमको किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, इसको बहुत पढ़ने के बाद जब निचोड़ निकालेंगे तब निकलेगा। तो जो अब यहाँ तो सिविल एस्पिरेंट्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा तब इसको निचोड़ निकालना। तो फैक्ट याद करके फैक्ट नहीं पूछा जाता एग्जाम में। अब इस तरह लिखेंगे तब आपको जवाब अच्छा जवाब आप दे जाएंगे। अब आप ये सब चीज़ें जो बताता हूँ सुन तो लोगे, तुम अच्छा लग रहा है, भूल जाओ, इसको लिखना है आपको। प्रकृति को जरूर लिखिएगा। प्रकृति जो मैंने लिखाया आपको 4-5 पॉइंट लिखा था, पीएन चोपड़ा, इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब का, ये सब जब लिखे इसको एक्सप्लेन करो जाके, सोचो इसको। हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्रा ने क्या लिखा है, खलील अहमद निजामी क्या कह रहे हैं, इसको जब जान जाओगे तो तुम एक्सप्लेन करना, तो फिर लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, फिर वो एक्सप्लेन अपने मन से सारे क्वेश्चन का। और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको भाई 6 महीने लगेगा, मैं तो बहुत पड़ेगा 4 में ख़त्म करना है। अब थोड़ा सा तुमको सोर्स बता दें, सोर्स बता दें कि आखिर हम आज जो बोल रहे हैं हमने अपनी आँख से तो देखा नहीं ना, आपने अपनी आँख से देखा, हम कैसे बोल रहे हैं उस समय क्या हुआ, कैसे जानेंगे? तो हमको सोर्स पता चलेगा कि उस समय जो किताबें लिखी गई। अब देखिए अभी तक कांग्रेस की सरकार थी भारत आज़ादी के बाद से, 2014 से भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस ने जो इतिहास पढ़ा वो इतिहास नहीं था। अब इतिहास जो है वो दूसरा पढ़ा है, मतलब उसमें कुछ जैसे जो विचारधारा नहीं मिलती, तो जो इनकी विचारधारा है वो अभी चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ें। तो जैसे कि हमने जो किताब पढ़ी उसमें हमने सिर्फ जो उस समय के सुल्तान के समय के जो राइटर थे सिर्फ उसी को इतिहास में लाएगा। लेकिन अब इनका कहना है, जो वर्तमान समय की सरकार है, इनका कहना है कि साहब सिर्फ उन्हीं को क्यों पढ़ते हैं, जितने जो छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स थे उनके यहाँ भी बहुत सारे राइटर्स थे और उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी उस समय के बारे में, तो उस इतिहास को लिखो, दोनों को मिला के कंट्राडिक्शन करके तब निकालें सच क्या है। और कांग्रेस ने जो इतिहास पढ़ा है वो सिर्फ उन्हीं इतिहास का होता, जो बर्नी ने लिख दिया, जो सबसे सिराज अफरीद ने लिख दिया, जो इब्न बतूता ने लिख दिया, एक विदेशी ट्रैवलर आया था इब्न बतूता, तो नाम सुना है इब्न बतूता? इब्न बतूता से बहुत सवाल आता है, वो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका में एक देश है मोरक्को जिसकी राजधानी रबात है, वहाँ से वो पैदल यात्रा किया और भारत में रहा और भारत से फिर उसको चाइना भेजा गया। इब्न बतूता ही तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब हाँ उसको काजी अपॉइंट किया था, उसको काजी अपॉइंट किया, फिर विश्वास को खो दिया था, फिर उसे विश्वास को दिया, पनिश भी किया गया, तो फिर उसको चाइना में भेजा गया। हाँ वो उसने हाँ वो बताई है लंबाई कितना, मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में सब बता दे रहा हूँ, वही सोर्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ताजुल मासिर हज़रत निज़ामी ने लिखी, मिनाजुल सिराज ने तबकात नासिर लिखी, तो इस सब के बारे में जानना जरूरी है, सोर्स के बारे में। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को आपने जान लिया, आपने राजाओं के बारे में जान लिया, कुछ इंपॉर्टेंट काम जान लिए, अब सोर्स भी जान लीजिए जिससे खत्म हो जाए। और उसके बाद लेकिन अध्ययन आपको करना, कहीं से भी आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊँगा जरूर, अगर आप अध्ययन करेंगे। अब आप जो किताब लेके आते हैं उसी में सारे फैक्ट लिखे हुए, पढ़िए आप फैक्ट, कोई चीज़ समझ में आए तुरंत पूछिए। लेकिन फैक्ट का ज़माना न गया, जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, ये अगर फैक्ट आपके काम आएगा, आप पीजीटी का एग्जाम में जाने हिस्ट्री का, आप नेट का एग्जाम, नेट में भी आप कॉन्सेप्चुअल आ गए, तो अब सिविल में नो फैक्ट नो सन, उसमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें चाहिए कि आप कितना आपने पढ़ा हो, कितना सीखा हो, कैसे आपने उसका उत्तर, उसको कोई सन से मतलब नहीं है, उससे किसी तथ्य से मतलब नहीं है, आप उसको समझाइए कि परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ। अभी जान लीजिए कोई राज्य कब समृद्ध रहेगा जब राज्य की इनकम आएगी, और इनकम कहाँ से आएगी, अब इसको समझ लेना कि कोई भी राज्य छोड़ो, अपने घर को देखो, आपका घर कब समृद्ध होगा, जब घर में कमाने वाले होंगे, और जब कमाने वाले लोग होंगे तो पैसा आएगा तो आपका कपड़ा बदलेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा, आप साइकिल से चलते थे आप मोटरसाइकिल चलेंगे, मोटरसाइकिल चलते थे आप कार से चलेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। अब उसमें पैसा नहीं होगा तब क्या होगा। तो ऐसे राज्य में रहते हैं 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में, और 24 करोड़ में सबके पास अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कौन देगा? सरकार देगी। तो सरकार के पास पैसा आएगा तब तो सरकार देगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास ट्रेड से, व्यापार से, टैक्स से आएगा। तो जो भी सरकार बनती थी वो ट्रेड से ही पैसा कमाना चाहिए, तो
ट्रेड अब जब यहाँ दिल्ली में नहीं तो हमेशा देखो दिल्ली वाले भाग रहे हैं राजस्थान से गुजरात पर अटैक कर रहे हैं, गुजरात को कब्जा करना है। क्योंकि जो अरब सागर के थ्रू जितने व्यापार हो रहे हैं उस व्यापार से जितना भी इनकम होगा वो किसका होगा, और वो पैसा मिलेगा तो उसको खर्च करेगा। कहाँ भाग रहे हैं? गुजरात, इधर बंगाल। अब जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं ये आप पढ़ेंगे तब सीखते हैं। हालांकि बंगाल को नहीं जीत पाए कभी, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। मैं 1206 से पढ़ रहा हूँ इतिहास, और आज 2024 तक का इतिहास मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो सरकार रही है बंगाल कभी उसके कब्जे में नहीं है। आज भी देखो अगर मोदी सरकार है तो वहाँ ममता बने, आज भी झगड़ा चल रहा है। एक तो सिर्फ रेप हुआ है आरजी मेडिकल कॉलेज में, कितना मुद्दा बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि सरकार हमारी बंगाल में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार थी, और पूरा मुगल पीरियड पढ़ लीजिए, बस सिर्फ अकबर ने जीता तो कुछ समय तक बंगाल से था, फिर बंगाल से ही अंग्रेजों के बंगाल को कैप्चर करके और प्लासी और बक्सर वही जीता, और फिर पूरे भारत को कैप्चर कर लिया। यानी कि आपको ये सीखना है कि ट्रेड जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ से पैसा आता है, सबकी नज़र उसी पर होती है कि सबसे पहले हम इसको कैप्चर करें उसको। जैसे आप बच्चे हो ना, आपके घर में आपके पिता हैं, बट पिताजी क्या सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख लें और अच्छा नौकरी लग जाए, पैसा आने लगे तो सब बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। ऐसे सरकार होती है, सरकार में है लोग हैं, सरकार सोचती है कि पैसा हमारे पास आ गया तो लोगों को हम दें, और पैसा कमाने का तो व्यापार है और दूसरा टैक्स है, और दोनों में वो व्यापार करती है, सरकार स्वयं व्यापार करती है और लोगों के ऊपर टैक्स लगाती है। अरे भैया तुम सुबह घर से निकलो और घर तक पहुंचो, कितना तुम टैक्स पे कर देते हो तुमको पता ही नहीं चलता। कोई भी सामान खरीदते हो सब पे टैक्स। दो प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो अभी देते नहीं हो, वैसे तनख्वाह तो मिलती नहीं है, जैसे हम लोग को मिलती है तो हम लोग देते हैं। इनडायरेक्ट में जितनी परचेजिंग करते हो सब पर टैक्स। इसीलिए तो कोई सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी क्यों लागू किया? अभी तक कांग्रेस ने लागू किया क्योंकि उसको अपनी इनकम बढ़ानी थी। पेपर में पढ़ो कि जब से सरकार बनी तब से जीएसटी कलेक्शन कितना गुना बढ़ा, तब तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। तब तुम्हारा दिमाग कि 2022 में कितना कलेक्शन था, 2023 में कितना कलेक्शन है, 2024 में, तब तुमको सरकार की इनकम का पता चलेगा। फिर सरकार के खर्चे देखो, कल तुमको बताया ना 2 विभाग बताए ना, इनकम खर्चे CAG सब बना हुआ है, तो सब देखता है कितना सब सही ढंग से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये प्रशासन। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं सोर्स पे। ठीक है, सोर्स में कुछ किताबों के नाम बताते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ में मुझसे गलती हो गई थी, उसको सुधार कर लीजिए। कि जो मैंने टैक्स बताए थे कि ये 5 प्रकार के टैक्स लगाते थे, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स और उस। तो जो खुम्स है मैंने उससे बता दिया, उसको सही कर दीजिए। मैं सही कर दिया। नहीं और बच्चे नहीं जानते थे, 5 टैक्स लगता था, जैसे उससे शायद भूमि करता जजिया, नहीं दूसरा ज़कात, तीसरा खराज, चौथा खुम्स और 5वां उस। इसके अलावा और भी टैक्स लगते थे, लेकिन ये टैक्स अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जजिया क्या है, बताएगा कोई? चलो जजिया सबसे पहले जजिया गैर मुस्लिम को लगता है। एक्चुअली इस्लाम धर्म में कई विचारधाराएं हैं। भारत में जो इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ है या जो स्थापित हुआ है उसको बोलते हैं हनीफी समुदाय, हनीफी विचारधारा। ये प्रश्न भी पूछता है, हनीफी विचार, ये प्रश्न पूछ सकता है। कौन सी 4 विचारधाराएं हैं, जो बाकी की 3 विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा में गैर इस्लामिक को रहने की इजाज़त ही नहीं, या तो मुसलमान बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, या तो मार। बाकी के 3 सिर्फ इसी हनीफी विचारधारा में ये कहा गया कि अगर कोई गैर मुसलमान भी रहना चाहता है तो वो रह सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसको एक रक्षित कर है जजिया देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा तो सरकार को करनी पड़ेगी। जैसे आपकी रक्षा कौन करता है? पुलिस है ना, पुलिस को सरकार को क्या देना पड़ता है? पुलिस को तनख्वाह देना पड़ती है, तो तनख्वाह अपनी जेब से देती है,
आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, तब तो आपकी सुरक्षा है। रात में 112 मिलाओ 2 बजे पुलिस आ जाएगी। वैसे किसी बुलाओ पड़ोसी को तो नहीं आएगी, लेकिन 112 मिलाओ तो पुलिस आ जाएगा। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सरकार ने आपसे वादा किया आपकी सुरक्षा, और उसके बदले में वो आपसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। अंडरस्टैंड? तो कहा कि ये बनाया, ये हनीफी जो विचारधारा, इसने कहा कि जो गैर मुसलमान रहेंगे तो उनकी सुरक्षा तो सुल्तान को करनी पड़ेगी, सरकार को करनी पड़ेगी। तो अपनी सुरक्षा के लिए गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपसे प्रश्न पूछे कौन सी विचारधारा भारत में है इस्लाम की, तो आप लिखेंगे हनीफी विचारधारा है। इसके 4 विचारधारा है, लेकिन बाकी की जो 3 विचारधारा हैं उन विचारधाराओं में गैर मुसलमानों को रहने की इजाजत नहीं है। वहाँ तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे मुसलमान, और या तो फिर आप मार दी जाएंगे। ज़कात मैंने बताया ही था कि ये मुसलमानों को देना होगा 2.5%, 2.5%। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं पूरे साल में, तो 2,500 रुपये आप गरीबों में डालना। खराज ये हिंदुओं को लैंड था, हिंदुओं से लिया था। जमीन पर, जमीन से जो प्रोडक्शन होता था वो खुम्स, ये खुम्स इम्पोर्टेंट है। खुम्स इम्पोर्टेंट है कि खुम्स 1/4 नहीं करेंगे, जैसे 5 हिस्से लगेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि 100 किलो सोना है, लूट में मिला, जमीन में गड़ा हुआ, तो उसमें इसका 80 किलो जो सोना है वो सैनिकों में बांट दिया जाएगा, और 20 किलो सोना किसका हो जाएगा? 1/5, इसको बोलेंगे 1/5। मतलब 5 हिस्से लगेंगे, 4 हिस्से चले जाएंगे सैनिकों में और 1 हिस्सा चला जाएगा सुल्तान के पास। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ था, यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन था जिसने इसको परिवर्तित कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी को पैसे की आवश्यकता थी, एक मोहम्मद बिन तुगलक को आवश्यकता थी। दोनों ने जस्ट उल्टा कर दिया था, 20 सैनिकों में बांटा और 80 रखा अपने कोष में, क्योंकि इनको पैसे की आवश्यकता। और ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने इसमें परिवर्तन किया? ये शरीयत के हिसाब से ये नियम था, लेकिन इस नियम में परिवर्तन किया क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, और उस लिए था जो मुसलमानों की जो जमीन होती थी उस पर जो टैक्स दिया था उसको उस कहते हैं। तो सिंचाई कर भी एक शुरू हुआ था कि अगर प्राकृतिक सिंचाई हो रही है तो 1/10 लेंगे, और अगर हम नहर बना के या सरकार अगर कोई व्यवस्था करके दे रही है तो 1/20 लेंगे। सबसे पहले गाजी मलिक फिरोज तुगलक ने शुरू किया था सिंचाई का शुरू हुआ। लेकिन नहरें पहले वो खुदवाया था मोहम्मद तुगलक का। किसने? वो गाजी, हाँ, गयासुद्दीन। उसने शुरुआत की थी, लेकिन वाइड लेवल पे अगर पूछे शुरुआत किसने की थी तो आप गयासुद्दीन, वाइड लेवल पे नहरों का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही तो ब्राह्मणों पे भी कर लगाया। हाँ, जजिया कर लगाया। वो तो बहुत चीज़ें हैं, वो डिटेल में जाएंगे तो बहुत। और वो बताए थे, तो याद है ना कि कौन सा सुल्तान था जो सेविंग करता था, दाढ़ी बनाता था, मैंने बताया। सिकंदर लोधी। और थोड़ा 2 लाइन में बता दें। सिकंदर लोधी 2 लोग थे, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी, बड़े कट्टर थे। इन्होंने महिलाओं को घर से निकलना, कि मज़ारों पर जाने से रोक दिया कि जाएंगे, लड़के जाते हैं दिया हुआ जलाना, ये बहुत पुरानी परंपरा है। उसके बाद महिलाएं नहीं जाएंगी ऐसे। और लिखा क्या है किताब में कि हिंदुओं की कुदृष्टि से बचाने के लिए फिरोज तुगलक ने आदेश दिया था कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू देखना, कुदृष्टि से बचाने के लिए उनको घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई। दूसरी सर समाज के बारे में, समाज के बारे में अभी क्या कह रहे हो? समाज के बारे में नहीं बता दें? समाज के बारे में। चलो ठीक है। तो अभी और एक बात और कि सिया जो रखते थे, ताजिया रखते थे, इस पर भी रोक लगा दिया फिर उसको। ये अब वो ताजिया रखते थे। ताजिया के सुन्नी जो होते हैं वो अभी तुमको मैं सिया सुन्नी बताया था ना, उस दिन इस्लाम में बताया था ना, यानी सुन्नी कौन है? जो उनको मार दिए, जो नहीं मानते हैं, मार दिए। जो सिया जो ताजिया रखते थे उसको भी रोक दिया था। इसके अलावा जो आप बहराइच में एक उनकी दरगाह है
सैयद सलाम मसूद गाजी की दरगाह, तो यहाँ पे मेला लगता है, आज भी मेला लगता है। आप सुनोगे, मैं यहाँ से बस्ती से बहुत लोग जाते हैं, मैं तो बैराज में 10 साल नौकरी किया। यहाँ बस्ती से बहुत लोग जाते हैं, ठेला वाला करे ट्राली में मर भी जाते हैं, पलट जाते हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम एकता का बताते हैं कि वो हिंदू भी बहुत जाते हैं, वो ह्यूमर होता है। अगर वैज्ञानिक सोच आएगी तो आदमी नहीं करेगा, ये तो पढ़ा लिखा होगा तो उसके अंदर वैज्ञानिक सोच आएगी, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो वो अंधविश्वास से धार्मिकता आ जाती है। तो वहाँ पे ये था कि मतलब नहाओ तो वो जो सफ़ेद दाग होते हैं वो ठीक है, पता नहीं कितने लोग शहरी लोग पता नहीं कितने उस समय फिरोज तुगलक के समय में दिखाया कि वहाँ पर मेले की याद में बहुत से गलत काम, मेले पे रोक लगा था उस समय। फिरोज तुगलक मतलब 1351 से 1388, यानी कि आज से करीब 700 साल पहले, 700 साल पहले रोक लगाई थी। तो लेकिन मेला अभी भी चल रहा है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन अब मेला का मतलब है वो धार्मिकता नहीं रह गई है, अब इंजॉय हो गया कि जाएंगे क्या बतासा खाएंगे, झूला झूलेंगे और चले जाएंगे, अब परचेजिंग करेंगे। अब सोर्स पे थोड़ा सा चले जाओ, क्योंकि आप इसका अक्सर मुगल का हुआ है, टाइम इसका पूरा हो गया। कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत अगर लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, बहुत रोकिएगा नहीं तो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेंगी नहीं, बहुत पढ़ते लिखते हैं मिलेंगी। जैसे ये कहते हैं कि कागज सर्वप्रथम 100 ईस्वी के आसपास चीन में बना, 100 ईस्वी में। भारत में 13वीं सदी से कागज के प्रयोग की शुरुआत हुई। 13वीं सदी मतलब 1200 से 1300 की शुरुआत हुई, इससे पहले कागज नहीं था भारत में, ध्यान रखना। 1200 से 1300 से 13वीं सदी में 1200 1300 भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य, नेट में पूछा था उससे, नेट कौन सा प्राचीनतम साक्ष्य क्या था। भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात से प्राप्त संस्कृत में लिखी पांडुलिपि। भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात 13वीं सदी से प्राप्त संस्कृत में लिखी पांडुलिपि है। सल्तनत में सर्वप्रथम ऐबक ने फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया। शुरुआत में कागज, अब मैं बोल रहा हूँ, लिख पाएगा तो लिखिएगा, रिपीट नहीं करेगा क्योंकि बहुत कुछ बना है। शुरुआत में कागज समरकंद से मंगाए जाते थे, बाद में बंगाल के राजशाही जिले में कागज फैक्ट्री स्थापित हुई, बंगाल में। गुजरात भी कागज उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार सामी कागज, अभी भी हम लोग कहीं के बोलते हैं सामी कागज है, सादा एवं रेशमी कागजों का उल्लेख है। अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के कागज होते हैं। आप लोग करते नहीं करते, कभी किया है? सामी कागज, सादा कागज, रेशमी कागज, अब नहीं करते ना, हम लोग किए बच्चे। अभी जाके खरीदो क्योंकि सामी कागज होते हैं। कागज की कई प्रकार के कागज होते हैं, हर कागज का नाम है। तो सामी कागज, सादा कागज और रेशमी कागज, अमीर खुसरो ने प्रयोग किया। तीनों कागज के बारे में? हाँ, उस समय में बनते थे तीनों प्रकार के कागज। वो कहाँ बनते थे? गुजरात और बंगाल। देखिए व्यापारिक केंद्र है दोनों, तो गुजरात और बंगाल को हमेशा ध्यान में रखना है और व्यापारिक केंद्र के रूप में ध्यान रखना है। और हमेशा ये सोच आज ध्यान में रखना है कि कोई भी सरकार होगी उसको हमेशा ये चाहिए कि बंगाल हमारे कब्जे में हो और गुजरात हमारे कब्जे में। इस समय पूरे भारत में कौन कायम है? गुजरात। कौन कायम है? बहुत बुद्धिमान, सिर्फ व्यापारी हैं, सबसे अच्छे व्यापारी हैं। सामी, रेशमी और 3 प्रकार। सादा, सामी, सादा और रेशमी। सामी। सर ये बंगाल में कहाँ कौन सा जगह होता है उसका? तो राजशाही जी। राजशाही, इतना नहीं पूछेगा बस वो। कांच के जो जार हैं और जो शीशे बनाना, ये भारत में मुसलमानों की देन। इससे पहले यहाँ पर प्रयोग नहीं होता कांच के सामान। कांच के जार एवं शीशे
भारत में मुसलमानों के लिए। तो देखते हैं जैसे जब कहते हैं कल्चर, जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो एक नया कल्चर पैदा होता है। तो वो कुछ अपने यहाँ से लेके, जैसे आप बिरयानी बड़ा अच्छा लगता है तो कल्चर तो बाहर से आए, हम खाए तो हमको अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर की रहने बहुत तो सारी अब दोनों का मिक्स हुआ। जैसे आपने आलू का नाम सुना है, आलू मिर्च और आपने काजू का नाम सुना है, ये भारत में नहीं पैदा हुआ। कॉफ़ी भी तो नहीं। जब भारत में पुर्तगाली आए हैं तब भारत में आलू, भारत में काजू आए। उससे पहले ना लोग आलू खाते थे और ना काजू खाते थे। चाय। अभी और भी बहुत सी चीज़ें, चाय तो अंग्रेज आए। तो अब पढ़ने में लोग देखेंगे कितने चेंजेस आए, बहुत सी चीज़ें। अब आज आलू ना हो तो जिंदा रह पाएगा कोई नहीं। कैसे सब्जी सिर्फ आलू खत्म हुआ है, भैया आलू लिया, आलू के बिना कोई सब्जी बनेगी नहीं बनेगी। आलू आई कहाँ से? लाए पुर्तगाली, लेकिन आया कहाँ से? सर पहले ये पुर्तगाल नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से लेकर आए। आलू अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का फल था, सब्जी, उसको यहाँ सब्जी। तो मिर्च भी लेकर आए थे वो लोग, और भी 2-3 चीज़ लेकर आए थे, 4 चीज़ लेकर आए थे पुर्तगाली। तो यहाँ के लोग कहते हैं दूसरे देश का चीज़ नहीं लेंगे। कुछ ज़्यादा ही चीज़ ले लिए हैं। फिरोज तुगलक के शासन काल में साबुन निर्माण कार्य शुरू हुआ। साबुन, अभी सब पूछता है तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई नहीं पढ़ता है। साबुन बनाने, साबुन, फिरोज तुगलक के साबुन निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसके उत्पादन पर भी कर लगाए गए, प्रोडक्शन टैक्स लगाया। साबुन यहाँ का। अब नमक का क्या? नमक तो हमेशा से था। पूरा प्राचीन भारत से पढ़ेंगे, प्राचीन भारत से और अंग्रेजों तक का पढ़ेंगे। प्राचीन भारत से लेकर, यानी जब से इतिहास को आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं तब से लेकर अशोका के पीरियड से, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड से और आज तक नमक पे टैक्स सरकार ने लिया है। और नमक तो समुद्र से ही बनता है। और तब भी सिर्फ गांधी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे। तो इसलिए कहा था कि लोगों को, क्योंकि हर आदमी नमक का इस्तेमाल करता है और तब हम सभी लोगों को जोड़ दें, इसलिए उन्होंने नमक पर टैक्स देने से मना किया। तब उन पर भीड़, अभी भी टाटा नमक हो तो हम जब क्यों नहीं खड़ा लगा? नमक अब बंद है, अब वो कहाँ, अब कहाँ खड़ा नमक चल क्यों? रहा वो है? भी तो बोरिये में आता है, क्यों वो टैक्स तो देता कहीं ना है? कहीं पे करके आते हैं, ज़्यादा नहीं देते। क्यों? बोरिये में आता है कहीं ना कहीं। जैसे हमको याद है कि जब हम नमक पहले खरीदते थे तो 5 रुपये का ये पैकेट मिलता था, 1 किलो वाला, आज 28 रुपये का हो गया। तो आलू हम 2 रुपये किलो खरीदते थे और आज 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो हमको लगता है कितना महंगा हो गया। लेकिन जो बच्चा आज पैदा हुआ 40 में खरीद रहे, जैसे हम अपने बच्चे से कहते हैं देखो हम 40 में खरीद रहे हैं ना, जब तुम हमारे बराबर होगी तो तुम 200 रुपये किलो आलू खरीदोगे। अब ये मेरे बच्चों, इसी को तुमको सिर्फ लेटो और रात में सोचो कि ये 200 में कैसे बिकेगा, बस तुमको बहुत कुछ आ जाएगा और वो बच्चा आराम से खरीदिएगा 200 रुपये में, 200 रुपये किलो में वो आराम से खरीदेगा। तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा ये तुमको सोचना, सरकार की सारी पॉलिसी तुमको समझ में आने लगेगी कि कैसे, जैसे विकास इतने क्षेत्र में हुआ तो इतने लोग तो लाभ ले पा रहे हैं उसका, अब विकास मतलब इतने क्षेत्र में ले रहे हैं तो सरकार को बहुत सी सारी अपनी स्कीमें, योजनाएं सब बदलनी पड़ती, तब वो 200 रुपये किलो। अब इसी को एक थिंक करो, सिर्फ थिंक करना, एक बार सिर्फ लेट जाओ, सिर्फ सोचो। स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, सिर्फ आप ध्यान लगाइए, बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ सोचने से आपको मिलेंगे और राइट लिख लीजिए। सिर्फ ध्यान लगा सोचिए कि कैसे होगा, आपका दिमाग ही आपको उत्तर देने लगेगा। करके देखिए एक बार, क्योंकि मैं खुद लेता हूँ, मैं खुद ऐसे सोचता रहता हूँ कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे हुआ, कैसे होगा, कैसे होगा, खुद अपने दिमाग में कि ऐसे हुआ ऐसा। अब उसी चीज़ को आप लिख लीजिए तो उसको बढ़िया, और उसके बाद किताब में जाके पढ़ लीजिए, वही लिखा होगा, एक बार करके देखिए। भैया बहुत कुछ है, इसलिए बहुत कुछ हम नहीं खत्म कर पाएंगे। हाँ, यही बात है, भारत में अफीम व मेहंदी लाने का जो श्रेय है वो मुसलमानों को, जो मेहंदी और अफीम का जो इस्तेमाल हो रहा है इसको भी लाने का श्रेय मुसलमानों को, ये तुर्कों को। कब ने, जब मुसलमान है तो लेकर आए और सब इस्तेमाल कर रहे। लड़कियाँ मेहंदी तो लगाती ना, यानी कि बचपन में बहुत जब मुसलमान नहीं आते उससे पहले मेहंदी का प्रयोग नहीं होता था। बहुत कुछ है लेकिन अब नहीं होता, और ये ऐसी चीज़ है कि जो वाकई पढ़ना चाहिए। ठीक है।
हम तुमको उस पर चल रहे हैं, सोर्स पे चल रहे हैं। कई सारी प्रथाएं भी होंगी जो मतलब अडॉप्ट की होंगी, कई सारे कल्चर हिंदू ने अडॉप्ट कर लिए हैं। अडॉप्ट के लिए आपके आपके जैसे जैसे आप बता दें कि जैसे भारत में जब तुर्क नहीं आए थे तो जो महिलाएं थी वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती, वो साड़ी पहनती थी और साड़ी में ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, बस साड़ी लपेट देती थी। देखो पुराने पिक्चर बनाए दिखाया गया, ये जो कपड़ा जो सलवार सूट देख रही हो ये मुसलमानों को तो परिवर्तन देखो कैसे। कभी भी मेल कभी भी महिलाओं के कपड़े में पॉकेट नहीं बनाया गया, उसके पीछे था कि इनको आर्थिक रूप से कमजोर रखो, तब हम इनके ऊपर शासन कर पाएंगे। अब समाज बदला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, तो अब लड़की के सारे पॉकेट बना दिए गए, अब लड़की के कपड़े में सारे पॉकेट है, मतलब इनको आर्थिक रूप से क्या करना है, सशक्त करना। मेल के भी मतलब साड़ी में पॉकेट नहीं, सलवार सूट में पॉकेट नहीं, कोई पॉकेट नहीं, लेकिन अब लड़के की और लड़के के जेब में हमेशा पॉकेट नहीं। अब सोचिए, दिमाग लगाइए ना कि पुरुष वर्ग जो होगा वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगा और जो महिला वर्ग होगी वो आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होगी। ये समाज की सोच थी। अब इस सोच में परिवर्तन कैसे आया? जब कौन सी इकोनॉमी आई? जैसे वो ग्रामीण कैपिटलिस्ट था, तो उसने लड़का लड़की को दोनों को, अब जो कपड़ा लड़का पहनेगा वही कपड़ा पुरुष क्या पहनते थे? पुरुष कुछ नहीं, बस सिर्फ यही धोती। बाबर लिखा पढ़िए, बाबर नामा, धोती बस धोती पहनते थे और कहीं सर ढकने के लिए सर पे टर्बन बांध देते थे, जूता? बस नंगे रहते, जूता कपड़ा था ही नहीं, जूता तो था ही नहीं, पहनेंगे क्या? भारत कितना घोर गरीबी का, ये जब तुम लिखा रहता है ना उससे कहानी है। जैसे तुमको वीर थे राजपूत लिखा था, खूब लिखा, इतना पढ़ा दिया जाए, कहानी है वो, तुमको सोने की चिड़िया थी बात, कहानी है। यहाँ सत्य पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इतिहास का मतलब क्या है? किस बात की सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया किस बात की? व्यापार हो रहा है सोना चांदी तो बाहर से ही आ रहा है। उसने लिखा है बर्नियर ने, फ्रांसीसी यात्री था शाहजहां के समय में आया, शाहजहां के समय 1658 में। अब वो आया तो उसने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ चारों तरफ से सोना चांदी आता है और आके गड्ढे में गिर जाता है, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। और सुनो, उसके बाद भी जब अंग्रेज आए 1600 में, 1605 से अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया और 1605 से लेकर 1757 तक अपने देश से पैसा लेकर आए यहाँ सोना चांदी। और उसके बाद तो 1757 में जब बंगाल जीत लिए हैं तब ही निचोड़ हैं, जितना यहाँ दे गए उतना यहाँ से ले गए। फिर बाद में फिर वो देश जिस समय आज़ाद होने वाला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय ये कंडीशन थी कि उल्टा अंग्रेज ही हमारे कर्जदार होते, तो उनको कर्जा देने पड़ा, भारत सरकार से पैसा लेते गए थे। खैर वो उसको पढ़ाएंगे तो वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो कहानी इसलिए छोटे बच्चों को सुनाई जाती है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो, अपने देश से प्रेम की भावना जन्म हो। लेकिन जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आपको सच बताया जाता है कि आप जानते हैं, और सबको नहीं बताई जाती है। जो क्लासरूम में बैठे हैं वही जानते हैं, बाहर तो अभी तुमको बहुत लोग मिल जाएंगे जो जय श्री राम अल्लाह अकबर के नाम पे अपनी जान देते हैं। बेवकूफ़, उनको पता नहीं है, उनको ना पॉलिटिक्स पता है और सच क्या है ये उनको पता नहीं। सर भारत से निर्यात क्या क्या होता था उस समय? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आयात ही होता था, बाहर से सामान आता ही था उनके समय में। इससे खाद्यान्न का निर्यात नहीं होता था ना? नहीं, खाद्यान्न का निर्यात इससे धान उनका निर्यात नहीं होता था ना, मसाले का तो होता होगा। मसाले का होता था दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से मसाले का निर्यात तो पूरा जब आपने बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर, हाथीदांत तो साउथ ईस्ट एशिया से आता था, साउथ ईस्ट एशिया से आता था हाथीदांत। हाथी यहाँ तो नहीं था, हाथीदांत वहाँ उसको बंगाल के कारीगर उसको मैन्युफैक्चर करते थे। मतलब हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्समैन इसको कहते हैं, हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प कला, वो आज भी है, वो आज भी है। तो उसको मैन्युफैक्चर करके तब उसको भी इंडिया में सप्लाई,
हाथी दांत की बनी होती है। लेकिन हाथी दांत आता कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया। अब थोड़ा सा आप सोर्स लिख लीजिए, सोर्स। टाइम का क्या, टाइम को इतना जल्दी भी जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन अब ये लोग अगर पढ़ाने के लिए बैठे होंगे तो उनको छुपाना पड़ेगा, हम उनको पढ़ाएंगे नहीं फिर इसके आगे सर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य मैं पढ़ाऊँगा, बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो पढ़ता को समझ में नहीं आता है। वो तो मैप्स एक एक स्टेट पर समझा, उसको बंटवारा सबको समझा। देखो भारत में इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं है। भारत में जो भी लिखा गया वो सब, चाहे वो पुराण हो चाहे वो महाकाव्य हो, इतिहास का मतलब है कि इतिहास का मतलब है कि उसका सोर्स होना चाहिए। सोर्स का मतलब है कि उसका प्रमाण भी होना चाहिए, उस पर विचारधारा हो सकती है कि सही है गलत है, ये हम मानते हैं या नहीं मानते। जैसे आप सबको माइथोलॉजी मानते हैं, मिथ मतलब मिथ का मतलब है जैसे सही हो भी सकता नहीं। पौराणिक बोलते हैं, मतलब जिसका प्रमाण ना सिर्फ उसको पढ़ के, उसको इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और लेकिन मिथ से भी हम लोग सीखते हैं। अब इसके बारे में पता नहीं तो टाइम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े, जैसे आपने द्रौपदी के कैरेक्टर को पढ़ा और सीता के कैरेक्टर को पढ़ा, दो कैरेक्टर को पढ़ा। अब द्रौपदी के 5 पति और सीता के 1 पति। अब देखो कितना ये इतिहास हिस्टोरियन है, कितना रिसर्च किया उन्होंने। अब उन्होंने बताया कि पहले द्रौपदी थी और उसके बाद में सीता थी। कैसे उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वहाँ पे बहुविवाह प्रचलित होती है। पोलोग्राफी बोलते हैं उसको, बहुविवाह प्रचलित, जो ट्राइबल सोसाइटी होती है। और वो विकसित अवस्था में भी होती है, विकसित सांस्कृतिक अवस्था में, कि धीरे धीरे जैसे कि अब इसको कैसे समझो कि विकसित सांस्कृतिक अवस्था, जैसे हम घर में पैदा हुए 10 लोग हैं तो हमको सिखाया जाता है ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भैया हैं, ये भाभी हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। धीरे धीरे हम बड़े हो गए तो हमको सब कुछ पता हो गया। अब जिसके घर में पैदा हुआ और नहीं सिखाया गया उसको, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, उसके घर तो वो संस्कृति क्या है? अविकसित संस्कृति है, कल्चर। और विकसित संस्कृति क्या है कि अब हमको रिश्तों की मर्यादा पता हो गई, सिखाया गया ना, तो विकसित संस्कृति है। हमको कपड़ा पहनना सिखा दिएगा, हमको ब्रश करना सिखा दिएगा, हमको कॉम करना सिखा दिएगा। और एक है अविकसित संस्कृति। तो अविकसित संस्कृति से हम विकसित संस्कृति, तो जब जो द्रौपदी हैं वो कहते हैं कि अविकसित संस्कृति का प्रतिनिधित्व, क्योंकि जो सभ्य समाज है, विकसित समाज है, वहाँ पर पोलेंडरी नहीं है। यानी कि पहले द्रौपदी है, इतिहास कैसे रिसर्च करके निकाला, अभी ये फैक्ट दिया, तथ्य दिया, अब इसको मानना माने, ना मानना तो अपना तथ्य दे, उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा अगर आप सब उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो वो बहुविवाह, तो कहते हैं कि ट्राइबल एरिया है, और जो सीता है वो एक विकसित एग्रीकल्चर सोसाइटी का नेतृत्व, कृषक समाज का, और वो एक विवाह। और आज भी देख लो कि जहाँ पर विकसित सोसाइटी है वहाँ पर अभी भी एक विवाह होता है, और जहाँ अविकसित है अभी भी ट्राइबल एरिया चले जाए। तो कहते हैं कि क्योंकि जो हमने रामायण पढ़ा, जो महाराष्ट्र, तो कहते हैं कि वो मिथ है, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन जैसे कि दूध से घी निकालते हैं, वैसे हम माइथोलॉजी से भी इतिहास निकालने का प्रयास करते हैं। अंडरस्टैंड ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसी को भी, और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। इतने लोग कमरे में इस क्लास में बैठे रहो, सबकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। जैसे जिस घर की जो संस्कृति होगी उसके ऊपर वो इम्पैक्ट आ जाएगा। मेरे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, जब बात करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि संस्कृति इसकी ऐसी है, अब इस अनडेवलप्ड है कि डेवलप्ड है। अब धीरे धीरे अगर अनडेवलप्ड है तो अब जब पढ़े लिखेगा तो धीरे धीरे जो अगली पीढ़ी होगी फिर डेवलप, ऐसे धीरे जो कल्चर होता है वो डेवलप। बहुत से लोग मिलेंगे अनडेवलप्ड, बात करने का ढंग नहीं। ट्राइबल्स में क्या होता है कि कहीं पे बहुविवाह मतलब अभी भी है। अभी जो उत्तराखंड में एक जनजाति है जहाँ अभी 5-6 भाई होते हैं तो एक ही शादी होती है।
एक शादी करते हैं। अभी वर्तमान समय इस 21वीं शताब्दी इसलिए कि धन का बंटवारा ना हो, सब प्रॉपर्टी एक है तो पीछे का कागज होता है। लेकिन अब जब डेवलप हो गए खत्म हो दक्षिण भारत में तो यही है, धन कहीं दूसरे में ना जाए, वेल्थ, इसीलिए तो वो कजिन में शादी करते हैं। देखो राजा के लड़के से शादी करता है, सोचता है कि हम राजा हैं। जब फ्रांस का राजा था तो वो थोड़ा दुश्मन ही है ऑस्ट्रिया, लेकिन शादी करेगा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से कि धन का इधर उधर बंटवारा। आज भी शादी इसी तरह होती है, सब लोग कि जो हम लोग जैसे कोई अमीर आदमी तो गरीब की लड़की नहीं रहेगा, कोई धन चला जाएगा, वो अपने ही रिश्ते में से किसी को खोजेगा कि उसी रहे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सब सामाजिक चीज़ें धीरे धीरे आप लोग जानेंगे। अब देखिए कि अब मैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जियाउद्दीन बर्नी था, जिसको पनिश किया गया था आखिरी समय में जेल में बंद कर। जी। और इतना उसका मतलब 17 साल तक वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में रहा, राजा के साथ में बैठता था जियाउद्दीन बर्नी, और बर्नी उसको अपना जिंदा दिल साथी कहता था बर्नी, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसको नदीम की भी उपाधि थी, पर बहुत प्रिय दोस्त था। और उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसको मरना पड़ा जेल में, और जब मरा तो इतना निंदन था कि जिस चटाई पर सोता था उसी चटाई में उसको लपेट कर दफन। विद्वान कितना था, उसके कुछ बातें आप सुनेंगे तो भी आप सुनेंगे। विद्वान था, गलती उससे एक होगी, गलती भी बता रहा हूँ गलती क्या होगी कि क्यों उसको पनिश किया गया। पहली बात तो बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा। ये प्रश्न पूछता है कि इतिहास को विज्ञानों की रानी किसने कहा, तो आप लिखेंगे बर्नी ने। बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा। जियाउद्दीन बर्नी। हाँ, एक्चुअली मामला ये हुआ, मैं बर्नी के बारे में बताऊंगा। इसने 2 किताब लिखी है, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहादारी। किताब तो और लिखी है, नाते मोहम्मदी लिखी है। तो फिरोज शाह के बारे में लिखा है, मोहम्मद तुगलक के बारे में कौन सी किताब है? फिरोज शाह को समर्पित किया, मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो किताब काफ़ी लंबा है। जैसे हुआ कि जब इसकी डेथ हुई ठट्टा में, मोहम्मद बिन तुगलक की, ठट्टा सिंध डेथ हुई मोहम्मद बिन तुगलक की। वो ठट्टा में गया था, किसी ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को दबाने गया था अपनी सेना, सिंध में, दिल्ली से गए, ठीक है, वहीं उसकी डेथ हुई 1351। अब ये हुआ कि नेक्स्ट कौन बनेगा, दिल्ली में नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा। तो यहाँ दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने किसी दूसरे को वहाँ पे राजा बनाया, सुल्तान बनाया, और उसको राजा बनाने में जो योगदान था उसमें बर्नी का भी रोल था। बर्नी ने भी कहा था कि मतलब इसको राजा, और वहाँ पर सिंध में फिरोज तुगलक का हो गया राज्यारोहण कि नेक्स्ट सुल्तान कौन होंगे, फिरोज तुगलक होंगे। और जब वहाँ से वो वापस आया तो यहाँ पर पहले तो उनको मारा, इसको सुल्तान बनाया था, जिन लोगों ने मिल के बनाया था सुल्तान को, उसको मारा उन्होंने। और जब वो गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक, तो जितने लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि फिरोज तुगलक ना बनने पाए सुल्तान, उन सबको उसने पनिश किया। और उसमें बर्नी ने, चूँकि बर्नी ने अपनी राय दी थी कि इसको बना दो, तो बर्नी को उठा कर जेल में बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो वहाँ बहुत परेशान थे, तो फिरोज तुगलक को खुश करने के लिए उन्होंने किताब लिखी थी, तारीख़ फिरोजशाही। और तारीख़ फिरोजशाही लिखी वहाँ पर जेल में, और उन्होंने लिखा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान कौन है, फिरोज तुगलक। लेकिन छोड़ा नहीं, वही उनकी डेथ हुई, ठीक है। अब 2 आदर्श सुल्तान हैं। जो मिनहाजुल सिराज ने लिखे तबकाते नासरी, उसमें तबकाते नासरी उसने लिखी है मिनहाजुल सिराज ने, तो उसमें भाई 1260 में उनकी डेथ हो गई मिनहाजुल सिराज की। तो मिनहाजुल सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श दिया। 2 आदर्श सुल्तान हो गए। बर्नी के आदर्श सुल्तान फिरोज तुगलक हैं, और फिरोज तुगलक हैं, और मिनहाजुल सिराज के आदर्श सुल्तान कौन है, ये दोनों नोट कीजिएगा। और डेथ हो गई। अब इतिहास क्या है, इतिहास ये है कि 2, जैसे ये तारीखें, नासिरुद्दीन महमूद वही है ना, नासिरुद्दीन महमूद जिसको बलबन ने हटाकर
उनको? और 1265 में वो गद्दी पर बैठा। अच्छा मतलब जैसे 3 सुल्तानों का नाम मैंने बताया ना, रजिया के बाद मसूद शाह, बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद। हाँ, ठीक है, हाँ। तो नासिरुद्दीन वो महमूद इल्तुतमिश का कौन था? इल्तुतमिश का कौन था वो? अब कौन था उसमें रिलेशन है, उन्हीं के वंशज था, उसमें बहुत डाउट है। अब बहुत था वो भी मुझे पता है बहुत डिटेल में, लेकिन वो है नहीं कैसे मारा गया, कैसे बचा गया, उसको बहराइच में लाके छिपाए थे, तो बहराइच से ले जाके तब उधर उसको मारा गया, तब उसको बनाया गया। जो चरगान हावी थे ना, बलबन चरगान का सदस्य था, तो चरगान डिसाइड करती थी कौन किंग बने। इसीलिए जब बलबन गद्दी पर बैठा तो चरगान को मारा, पहले खत्म वरना ये हमको कंट्रोल करेंगे। और जितने इक्तादार थे और इक्तादारों को मारा, और मारने के बाद सर कटा और दरबार के बाहर कटवा कि मेरे आदेश, उसी को रक्त और लौ की भी कहते हैं कि जब सुल्तान कोई आदेश देगा तो उसको लोगों को मानना है, क्योंकि इससे पहले सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। अंडरस्टैंड? तो इसलिए जब वो गद्दी पर बैठा तो सबको मानो, जितने इक्तादार थे। अगर उसको कहना नहीं मान रहे हो, पानी। तो इन्होंने विज्ञानों की रानी का, अब लिख लीजिए, मैं खत्म करें, 4-5 किताब का नाम लिख लीजिए, अब डिटेल में नहीं जाएगी। एक तो मैं बता ही चुका, तहकीके हिंद, अल-बेरूनी अरबी में ये पूछ लेता है, भाषा पूछ लेता है, लिख देगा अरबी में है कि फारसी में है कि उर्दू में है कि हिंदी में है। अब आपको नहीं पता है तो नहीं टिक लगा पाएंगे, अरबी में है। तहकीके हिंद किसका है सर? भूल गया। अल-बेरूनी, अच्छा। ताजुल मासिर, हसन निजामी। ताजुल मासिर का मतलब होता है कारनामों का किसमें है? इतिहास, हिंदी, अरबी। कारनामों का इतिहास। ताजुल ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। मासिक। अरे किसका इतिहास सर? कारनामों का इतिहास, कारनामों का इतिहास, हसन निजामी। हाँ, हसन निजामी इसका राइटर है। फिर आप लिखेंगे तबकाते नासरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। इस किताब से ये प्राइमरी रिसोर्स है जो अपने आंखों से देख के इसने लिखा है। तबकाते नासरी, मिनहाजुल सिराज। मिनहाजुल सिराज। इसकी सर डेथ कब हुई थी? 1260। एक्चुअली मोहम्मद गोरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन इस किताब में, और 1260 तक इसकी डेथ हुई तब तक का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। और 1260 से लेके 1265 तक का जो इतिहास है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इसके बाद जो जियाउद्दीन किताब लिखा बरनी, वो 1265 से 1351 तक है, 1357। अच्छा, बरनी का। तो ये 5 साल का जो बीच का गैप है, क्योंकि अब इसमें ये बड़ा डाउट है कि आखिर बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मार दिया था जहर देकर, तब सुल्तान बना, कि वो मर गया अपने आप, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस पे भी रिसर्च हुआ है कि आखिर वो मरा कैसे नासिरुद्दीन, बलबन की उसमें कोई महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि अब कोई सोर्स नहीं है प्राइमरी। ये 5 साल का, अब इन्होंने जो किताब लिखी है 1260 तक की है, और जो बरनी शुरू कर रहे हैं अपनी किताब वो 1265 से शुरू कर रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है तबंदी में। अमीर खुसरो की कुछ किताबों का नाम लिख लीजिए, ये बहुत मन मिलाने को देता है। किताब तो बहुत लिखाई उन्होंने, कुछ मुख्य किताबें सर। कुछ मुख्य किताबों के नाम, किरान उस साधन, किरान उस साधन। अच्छा, बरनी का ये अमीर खुसरो का जो मैं नाम बता रहा हूँ, अमीर खुसरो का जन्म जो है यहीं उत्तर प्रदेश में हुआ था, एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा में जन्म हुआ था। उनकी जो माता थी वो ब्रजवासी की थी, और पिता जो थे वो बाहर से, दोनों के मिलने से अमीर खुसरो का जन्म। माता कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी, ब्रजवासी। अच्छा, ब्रजवासी।
ब्रजवासी थी तो उसका हिंदू लगाना मतलब है। जो भारत में कव्वाली गाई जाती है ना, कव्वाली इसकी भी शुरुआत इसी अमीर खुसरो ने की। कव्वाली गाई खड़ी बोली के जनक भी मेरी हाँ अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और जिस दिन इनके गुरु की डेथ हुई 1325 में, उसी उनको मतलब उसी समय इनकी भी डेथ हुई। इतने गुरु से इनके लगाव थे निजामुद्दीन औलिया से। क्या हुआ था और सर? एक इन्होंने 1325 में इनकी डेथ हुई, तो ये कहते हुए मरे ये कि गोरी से सोवे सेज पर मुख पे डाले केश, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चहु। मतलब गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले के मतलब अंधेरा हो गया, मुख पे क्या डाले गुरु मतलब मर गया। और चल घर खुसरो आपने मतलब अपने घर चलो। देखो सूफी कवि है, अपने घर का मतलब अब तुम भी चलो। रैन भाई चलो, चारों ओर अब अंधेरा हो चुका है। अब निजामुद्दीन औलिया की जरूरत और ये जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य सूफी संत। आप लोग का सूफी संत वाला में पढ़ाएंगे आप? हाँ वो 2 पीरियड है वो पढ़ाएंगे, उसका 2 क्लास है, तो 2 क्लास वो लास्ट में पढ़ाएंगे। वो तो 2 क्लास में नहीं बहुत कुछ है। चलो फिर आओ यार कैसे करें, तुम लिखते जाओ बस, किरानों साहब ने पूछोगे तो हम बताते जाएं। मिफ्ता उल फुतूह ये किताब का नाम, मिफ्ता उल फुतूह। लेकिन ये नेट में पूछता है भाई, ध्यान रखना ये सिविल सर्विस में नहीं पूछेगा। अगर आप इतिहास का नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या करते हैं कि अमीर खुसरो की किताब के नाम करते हैं और उस किताब में क्या लिखा हुआ वो इधर लिखा और कहते हैं मिलाइए। सभी तो किताब का नाम और राइटर का नाम बताते रहेंगे। जैसे जो इतिहास के बच्चे जो नेट का एग्जाम देते हैं MA करने के बाद, तो वो क्या करता है कि अमीर खुसरो की किताब का नाम लेते हैं और उस किताब में उसने लिखा क्या है उसका वर्णन इधर कर देगा तो कहेगा मिलाइए। तो वो वही मिला पाएगा जिसको नेट देना, वो उतना पढ़ेगा उतना समझेगा तब सिविल सर्विस में इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं। पीसेस उसे ना पूछ सकता है, पीसेस तो ऐसा पूछ सकता है, पीसेस भी सिविल सर्विस ही है लेकिन अब ज़्यादातर मिलाने को देता है सर पीसेस हाँ में। मिफ्ता उल फुतूह लिख लिया, ये अमीर खुसरो का है ना? खजाइन किसका? तारीख अलाई लिखो, खजाइन फतूह या तारीख अलाई। एक दूसरा है तारीख लाइन, दूसरा तो मिफ्ता उल फतूह था, नंबर तीसरा है तारीख अलाई। तारीख अलाई का मतलब इसमें अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास है, उसके जितने दक्षिण भारत का अभियान है, जितना उसने उत्तर भारत का अभियान किया है, वो सब तारीख अलाई में है। जैसे तभी तो मैंने कल बताया था आपको कि रणथंभौर पे जौहर हुआ, उसका उल्लेख अमीर खुसरो ने किया अपनी किताब में, लेकिन चित्तौड़ में रानी पद्मावती ने किया जौहर, इस बात का उल्लेख उसने अपनी किताब में नहीं किया। अगर कर देता तो प्रमाणित हो जाता है कि भाई अपने आंखों से देखा। कहाँ का और ये था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताना में 3 अभियान गुजरात को जीतने के क्या किया, जालौर को जीता, रणथंभौर को जीता, चित्तौड़ को जीता और उसके बाद तक गुजरात। तो रणथंभौर में जो है जौहर हुआ था, रणथंभौर में जौहर हुआ, इसको लिखा इस किताब में, लेकिन रणथंभौर में लिखा लेकिन चित्तौड़ का नहीं लिखा। अगर लिख देता तो ये तो प्राइमरी रिसोर्स हो जाता। अब लिखा किसने? 200 साल के बाद मलिक मोहम्मद जाजी ने लिखा। तो अब रिसर्च होता ना कि आप 200 साल बाद लिख रहे हैं, उस समय का कोई प्राइमरी रिसोर्स है नहीं, कैसे सच माने? पढ़ा लिखा आदमी तर्क पे किसी बात को स्वीकार करता है, तर्कहीन बात को स्वीकार नहीं करता। और नंबर 4 किताब है आशिका। आशिका में वही देवल देवी जो थी, देवगिरी की जो राजकुमारी थी, और अलाउद्दीन का जो बेटा था खिज,
दोनों के प्रेम संबंध को टॉपिक बढ़ाना है। आशिका बस ये ध्यान रखिएगा, आशिका का मतलब आशिकी से लगा लीजिए, हाँ। क्या मोहब्बत मिलाने का आएगा तो आराम से मिला लीजिए। किसका असर प्रेम सिन्हा? देवल देवी खींच लो, अच्छा, देवल देवी और किस? देवल देवी जो देवगिरी पे आक्रमण किया था, तुम्हारी राजकुमारी थी, उसका लड़का कौन, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था खिलजी। एक आखिरी किताब है नू सिपहरा, नौ आकाश। नू सिपहरा का मतलब होता है नौ आकाश। इसमें इस किताब में उसने भारत की प्रशंसा की। चलिए बहुत कुछ है, लेकिन बर्नी पे ऐसे बर्नी का एक किताब है, फतवा है जहाँ डाली और तारीख फिरोजशाही तो किताब का नाम है। फतवा है जहाँ डाली और तारीख फिरोजशाही। और कौन सा है फतवा जहाँ डाली? तारीख फिरोजशाही। उनकी बड़ी दोस्ती थी अमीर खुसरो की और बर्नी की बड़ी दोस्ती थी, लेकिन आप ये जान लीजिए अमीर खुसरो तो थे करीब 32 साल बड़े थे बर्नी से, 32 साल बड़े थे, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती थी, बड़ी तगड़ी दोस्ती थी। दोनों एक ही गुरु के चेले भी थे। अच्छा, कोकिले हिंदी किसे कहा जाता है? द्वितीय ही द्वितीय से। अमीर खुसरो कोकिले। खुसला भी कहा जाता है। सर कोकिला तो वो है। एक फरिश्ता का नाम लिख लीजिए, फरिश्ता की किताब है गुलशन इब्राहिम। ये लिखते पूछता गुलशन इब्राहिम, गुलशन इब्राहिम, इसको कहते हैं तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता। तारीख का मतलब क्या हो जानते हैं? तारीख का मतलब क्या होता है? तारीख का मतलब इतिहास होता है। तारीख का मतलब क्या होता है? इतिहास। समझे? तो तारीख है फरिश्ता, ये किसने लिखा है? चाहे गुलशन इब्राहिम कहिए और चाहे तारीख फरिश्ता। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि गुलशन इब्राहिम करके सिर्फ पूछा था कि गुलशन इब्राहिम किताब किसने लिखी, और सब लोग पढ़ के क्या जाते हैं तारीख फरिश्ता, कंफ्यूज हो जाते हैं इब्राहिम, इसलिए दोनों नाम। हाँ, गुलशन इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब ये जब अभी बताएंगे बहमनी राजवंश, क्योंकि दक्षिण भारत में था और दक्षिण भारत का जो सुल्तान था उसका नाम था इब्राहिम साहब। तो इब्राहिम साहब के दरबार में था और वहाँ से रहकर उसने उत्तर भारत के बारे में लिखा, उत्तर भारत की हिस्ट्री लिखी और समर्पित किसको की? अपने सुल्तान इब्राहिम साहब। इसलिए उसने लिखा गुलशन इब्राहिम। ये दक्षिण भारत में लिखी गई है किताब तारीख फरिश्ता। और लास्ट इब्न बतूता। इब्न बतूता तो अपना यात्री था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, इसने बोल कर अपना वो लिखवाया था बुक। दक्षिण भारत यात्रा की थी। ये करीब भारत में 14 वर्ष रहा। इसमें एक लाइन ले लीजिए कि इसमें जो अपनी किताब में हुआ भारत की विभिन्न फसलों एवं फूलों का तथा पान का विशेष रूप से उल्लेख था। पान का विशेष रूप से उल्लेख, और इसने ये लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का अभिनंदन पान की थाली देकर करता था। अब ये प्रश्न पूछा कि विदेशी अगर कोई आता था मिलने तो उसका वेलकम कैसे करता था? वो पान की थाली, पान खिला के रखता था, पान की थाली पेश करता। कल्चर को देखिए विदेशी आ भी रहे, ये बतूता है। आपने उसका नाम सुना इल्तुतमिश का? इल्तुतमिश के दरबार में चाइना के चित्रकार आके यहाँ पे चित्रकारी करते थे। क्या करते?
चित्रकारी चित्रकारी कर रहे हैं, चीन से। तो यानी कि विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब जैसे आप इब्न बतूता को कोई अफ्रीका से आया, 14 साल यहाँ भारत में रहा, काजी अपॉइंट किया, लेकिन इसके ऊपर आरोप लगा घूसखोरी, तो इसको पनिश भी किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पनिश करने के बाद जब छोड़ा गया तब फिर इसको अपना दूत बनाकर फिर वापस इसको चाइना का दूत देना, और चाइना गया और चाइना से फिर वापस आया, तब फिर ये अपने देश मोरक्को के लिए गया। और वहाँ उसके बाद भी ये लिख नहीं रहा था, इसको पढ़ना आता ही नहीं था। तो जब वो वहाँ गया तो वहाँ बोला है और बोल के उसको लिखवाया, और वही सोर्स लिखा है, उस सोर्स के अकॉर्डिंग इतिहास को पढ़ा है। किसके काल में आया था मोहम्मद तुगलक? 14 साल तक रहा, 1333 में भारत में आया। तो 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में आया। बस ठीक है, इतना आप तैयार कीजिए। कंसर्न पीरियड क्या बुक का संस्मरण है ना, बुक का थोड़ा ना संस्मरण है। नाम तो किताबुल रहला भी कह सकते हैं, किताबुल रहला कहते हैं यात्रा विवरण। रहला का मतलब होता है, रहला का मतलब होता है यात्रा विवरण। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यात्रा विवरण लिख लीजिएगा, रहला का मतलब। तो भाई आज खत्म। अब पढ़ाना मुझे 1.5 घंटा है, 2 घंटा क्लास में खत्म हो गया काम, प्रोफेशनल हो गया, काम कर लेता हूँ। तो अब आगे इतना तक लेकिन तैयार कीजिए। आपको कोई प्रश्न होगा संस्कार से पूछ सकते हैं। अच्छी बात है कि प्रश्न पूछते हैं कि आयात क्या होता था, निर्यात क्या होता है, इसका मतलब है कि आप पढ़। ऐसे प्रश्न जब तक आपके अंदर से प्रश्न नहीं उठेंगे, इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे। और प्रश्न जरूर उठने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए, कैसे हुआ, ये बहुत जरूरी है।